तो जैसे क्लास 9 पे हम लोगों ने बहुत सारा क्वांटिटी पढ़ा होगा, जैसे फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद सर भी अभी मैथमेटिकल टूल्स जब पढ़ा रहे थे तो इस तरह क्वांटिटी का बात कर रहे थे, डिफरेंशिएशन जब पढ़ा रहे थे उस समय, ठीक है। जैसे एंगुलर मोमेंटम हो गया या फिर एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। तो ये सारा क्वांटिटी को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। क्लास 9 में हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा क्वांटिटी का सुना है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब जो एक सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करे, जैसे मान लो कि मास हो गया, ठीक है, या फिर टाइम हो गया, या फिर डिस्टेंस हो गया, या फिर नंबर्स हो गया, एज हो गया। दिस ऑल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को किसी डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, और ना ही किसी हम लोग सर्टेन लॉ ऑफ अलजेब्रा चाहिए, यानी कि स्पेशल कोई अलजेब्रा या फिर मैथमेटिक्स चाहिए। बट वेक्टर क्या होगा, एक सेकंड, वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर यहाँ पे ठीक से लिख देते हैं। वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा कि इसको हम लोग को स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक है, डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा। उस तरह के क्वांटिटी को बोलेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से डिफाइन करते हैं, वेक्टर स्केलर। सब लोग जानते हैं स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, कि ऐसा कोई क्वांटिटी जो कि हम लोग डिस्क्राइब करें ओनली। सर आपका सर आवाज बहुत आवाज कम नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ कम हो आवाज। गया था, अभी ठीक है। अच्छा अभी ठीक है आवाज? हम्म। यस। ओके ठीक ठीक, बोल देना कम हो जाएगा तो, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, देखो स्केलर क्वांटिटी सब लोग पता होगा। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि, एक सेकेंड, हाँ। तो ऐसे स्केलर क्वांटिटी सब लोग जानते हैं। इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन लेते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं सॉरी, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। इस तरह की क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन का नहीं। इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। दे आर कंप्लीटली डिस्क्राइब ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें हम लोग ओनली मैग्नीट्यूड बस देखते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मान लो कि आप लोग को दुकान में जाके शुगर खरीदना है, ठीक है, तो क्या बोलोगे कि 1 kg और 10 kg और 15 kg शुगर दीजिए। ये नहीं बोलोगे कि 15 kg शुगर नॉर्थ के डायरेक्शन में दीजिए, तो अजीब तरह का लगेगा सुनने में, तो दुकानदार समझेगा ही नहीं। तो हम लोग मास, क्योंकि हम लोग शुगर का मास देखना है, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू का बात कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड सिर्फ कितना है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब सिर्फ वैल्यू कितना उसका, और यूनिट जो होगा फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइंड करेगा। तो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू इज द मैग्नीट्यूड। तो बहुत सारा क्वांटिटी जैसे कि स्केलर क्वांटिटी है, एग्जांपल के लिए डिस्टेंस हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू 3 मीटर, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। या फिर बोलते हैं हम लोग एनर्जी, एनर्जी को एग्जांपल के लिए बोलते हैं 6 जूल। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर नहीं लिखते हैं, ठीक है। या फिर पावर लिखते हैं, पावर भी स्केलर है, उसको भी लिखते हैं हम लोग 10 वाट। मतलब एग्जांपल ले रहे हैं कुछ भी, 10 वाट, 10 वाट, कुछ भी हो गया, 100 वाट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये सब जो भी क्वांटिटीज दिख रहा है सारा स्केलर क्वांटिटी। या फिर हम लोग मास बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग टाइम बोल रहे हैं, तो दिस आर क्वांटिटीज आर स्केलर। तो इसमें ये सिंपल अरिथमेटिक को फॉलो करता है। ये क्या होता है, सिंपल अरिथमेटिक को फॉलो करता है, यानी कि सिंपल इसको ऐड करते हैं हम लोग स्केलर को। बचपन से जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो सब स्केलर है। मैथ्स में जो भी हम लोग करते हैं अलजेब्रा, ये दीज आर सिंपल स्केलर। तो इसमें लोग सिंपल अरिथमेटिक करते हैं, सिंपल अरिथमेटिक यूज करते हैं। जैसे मान लो हमको ऐड करना है, तो हम लोग को 2 + 3 हमेशा 5 ही होगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऑलवेज 5 होगा। लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वेक्टर के केस में अलजेब्रा अलग होता है। उसका और एक कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। सपोज जैसे मान लो डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ये सब तो बोल दिए, स्पीड हो जाएगा एक एग्जांपल स्केलर का। फिर आपका प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। फिर करंट स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद मतलब जो भी क्वांटिटीज हम लोग बेसिकली ज्यादातर क्लास 8, 9, 10 में देखे हैं, स्पेक्टर ही देखे थे, बट स्केलर क्वांटिटी ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। जनरली लोग स्केलर ही पढ़ते हैं, मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज हो गया, ठीक है, तो ये सारा क्वांटिटी को हम लोग स्केलर बोल रहे हैं, ठीक है।
अब दूसरा जो क्वांटिटीज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बिल्कुल एक नया मैथमेटिक्स है, नया अलजेब्रा है, जिसको हम लोग क्लास 11 12 में पढ़ते हैं, मैथ्स में 12th में भी पढ़ेंगे 3D एंड वेक्टर, और 11th में फिजिक्स पढ़ने से पहले पढ़ते हैं, ताकि हम लोग फोर्स, मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स, सर एंगुलर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है क्या क्लियर? अब हेलो, ठीक है। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर एक सेकंड रुको, हम माइक यहाँ पे हम लगा देते हैं। अभी आ रहा है ना आवाज सही से? यस सर। ठीक है, बताना, हाँ आवाज नहीं आएगा तो बता देना एक बार। ठीक है चलो, तो ठीक है, हम थोड़ा जोर से बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, आवाज आया ना? हेलो, यस। ठीक ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी में आप लोग जानते हैं कि क्या बोले, कि इसके पास ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड भी रहेगा, ऐसा क्वांटिटी के पास दे हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी रहेगा, ठीक, और डायरेक्शन भी रहेगा, along with direction as well as direction, they have magnitude as well as direction। तो इस तरह क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। और डायरेक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेस पे, जैसे एक्स वाई जेड प्लेन के अलोंग, तो इसको ये डिफाइंड होता है स्पेस पे या फिर प्लेन पे, तो बोलते हैं डायरेक्शन डिफाइंड इन स्पेस, डायरेक्शन डिफाइंड इन स्पेस, डायरेक्शन डिफाइंड इन स्पेस, ठीक। तो ये जानते हैं, जैसे एक्स वाई के अलोंग मान लीजिए, तो जैसे एग्जांपल में वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक। तो वेलोसिटी मान लो लिखे 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसका एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। सपोज मान लो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट वर्ड की तरफ है डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट की तरफ है, तो बोलेंगे 3 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। फिर मान लो फोर्स बोल दिए, तो हमेशा एक डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी बोल दिए, फिर हम लोग फोर्स बोल दिए, फोर्स, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सपोज 10 लेते हैं, या मान लो कि 10 न्यूटन है, इसका डायरेक्शन सपोज ले रहा अलोंग एक्स एक्सिस, तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन हमेशा डिफाइन कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोग को डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। फिर एक्सीलरेशन ले लिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सपोज ये भी, जा क्या हुआ, आवाज आ रहा है ना? बंद कर दिया क्या? हेलो, यस सर आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। एक्सीलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी डायरेक्शन मान लो कि अलोंग हो जाएगा, कोई भी डायरेक्शन ले, एक्स एक्सिस हो गया, या फिर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ले लो, ठीक है। क्या हो रहा है बार बार स्क्रीन सर? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस तरह पर्टिकुलर हम लोग डायरेक्शन भी डिफाइन करते हैं। और एक बात याद रखना कि ये जब जो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम लोग सिंपल ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको कभी भी सिंपल ऐड नहीं करेंगे, दे आर नॉट एडेड सिंपली। मतलब जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं ना ऐड, जैसे हम लोग 2 + 3 5 कर दे रहे हैं, उस तरह ऐड नहीं करेंगे इसको हम लोग हमेशा। दे आर नॉट सिंपल, दे आर नॉट एडेड सिंपल, अर्थमेटिक टाइप का हम लोग जो सिंपल अर्थमेटिक करते हैं उसमें हम लोग ऐड नहीं करेंगे, हमेशा हम लोग, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी को से ऐड करेंगे, ठीक है, बट एडेड बाय, मतलब एक वेक्टर लॉ से ऐड करेंगे, बट एडेड बाय अ न्यू लॉ, बाय अ न्यू लॉ, मतलब किसी वेक्टर को हम लोग सिंपल ऐड नहीं करेंगे, किसी नए लॉ से ऐड करेंगे, बट एडेड बाय न्यू लॉ, न्यू लॉ कॉल्ड, क्या लॉ बोलेंगे हम लोग, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और पैरेललोग्राम पॉलीगन लॉ भी देखेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ गया? बोलो, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो।
नो सर। बेसिक डेफिनेशंस था, सबको पता होगा इतना, 9 में भी पढ़े होंगे सब। तो हम लोग ऐड करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड नहीं करते हैं। तो कुछ क्वांटिटी, अब देखो एक बात यहाँ पे याद रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने से ही वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो, ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है तो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए जरूरी क्या है कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। हम लोग को देखना पड़ेगा कि वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे और डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या देखते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इट हैज मैग्नीट्यूड, खुद का मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक करंट का, सबको पता है, क्लास 10th में पढ़े होंगे। और इसका डायरेक्शन भी होता है, ठीक। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो मान लो एक जंक्शन की तरफ करंट आ रहा होगा, ये मान लो वायर है, ठीक है। और यहाँ पे तुमने एक नोड लिया और एक जंक्शन ऐसे ले लिए सपोज मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए करंट आ रहा है I1 इस पॉइंट की तरफ, और यहाँ मान लीजिए करंट आ रहा है I2, और यहाँ से आ रहा है मान लीजिए I3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 3 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सपोज आ रहा है 4 एम्पियर, तो इधर जाएगा 7 एम्पियर करंट। यानी क्या लिखेंगे, 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर इक्वल टू 7 एम्पियर। तो ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो किया, ये एक सिंपल अलजेब्रा को फॉलो किया, सिंपल एडिशन को, यहाँ पे सिंपल एडिशन कर रहे हैं, ये नहीं कि हम लोग वेक्टर एडिशन किए। तो क्यों वेक्टर नहीं हो, क्योंकि ट्रायंगल लॉ का फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे डज नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ, डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बोलिए, समझ में आया यहाँ तक। सर ट्रायंगल लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे, उसको तो पढ़ना है पूरा मैथ्स, मतलब वेक्टर में ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। उसके बाद पॉलीगन लॉ, समझ में आ गया ना। तो ये ट्रायंगल लॉ का फॉलो नहीं करेगा, ट्रायंगल लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। ट्रायंगल हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है, क्लियर है यहाँ तक, बोलिए। यस सर। तो ये सब बेसिक यस बात हो गया, सर। ठीक है। हाँ, हम लोग ट्रायंगल और डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान से देखो फटाफट, फिर हम ट्रायंगल लॉ पे आएंगे अभी। हम लोग वेक्टर को तो एक रिप्रेजेंट करते हैं, एनालिटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरीका है, सबसे पहला पार्ट ए में लिखते हैं, पहला तरीका को हम लोग बोलते हैं एनालिटिकली। मतलब कोई नंबर, कोई स्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्क्रिप्ट जैसे ए लिख दिए, बी लिख दिए, और उसके ऊपर एरो दे देंगे, तो उस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी स्क्रिप्ट से। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसे ए लिख दिए, सपोज एग्जांपल के लिए ऐसे ए लिख दिए, और उसके ऊपर ऐसे एरो का साइन दे दिया ऐसे, तो एफ है। फिर जैसे मान लो फोर्स लिख रहे हैं, फोर्स, तो फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं एनालिटिकली, एफ लिख दिया और एफ के ऊपर ऐसे एरो लगा दिए। तो हमेशा याद रखना कि हम लोग क्या लगाते हैं, एक एरो लगाते हैं ओवर इट, एक एरो लगाते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं और पढ़ते क्या है, वेक्टर ए फिर वेक्टर एफ, इस तरह पढ़ते हैं, ठीक है। वेक्टर एफ हो गया, फिर सपोज एक्सीलरेशन चाहिए तो एक्सीलरेशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ए के ऊपर ऐसे लगा दिए, ठीक है। और एक होता है ग्राफिकल और पिक्टोरियल।
तो ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब लाइन से दिखाएंगे। दूसरा क्या है, ग्राफिकल और पिक्टोरियल। पिक्टोरियल मतलब डायग्राम से, तो दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल, ग्राफिकली। सर पहला हाँ रिप्रेजेंटेशन जो है तो फोर्स के ऊपर जो एरो लगाया है तो वो हाँ एक वेक्टर बता रहा है, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं ना बता रहा है। हाँ, मतलब डायरेक्शन के साथ लिख सकेंगे। जैसे मान लो कि एग्जांपल ऐसे लिखे, देखो मान लो ऐसे लिखे फोर्स, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं, वो बस वेक्टर लिख दिया ऐसे, ठीक। फिर पूरा लिखना है कुछ वैल्यू इसका, तो लिखेंगे मान लो कि 10 न्यूटन, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे लिखेंगे, या फिर टुवर्ड्स ईस्ट। समझ में आ गया ना? यस सर। तो तो सर ये, अगर वेस्ट भी रहेगा तो भी वेक्टर जैसे वैसे ही हाँ रहेगा ना? हाँ हाँ हाँ, अगर वेस्ट रहेगा तो मतलब डिपेंड करेगा यहाँ पे कि उसी वेक्टर को पलट रहे कि नहीं, उसे पाते हैं अभी हम, ठीक है। मतलब कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे तो एरो जरूर देंगे। समझ में आ गया ना? बोलो। यस सर। जैसे मान लो कि हम डाउट समझ गए तुम्हारा क्या है, कि रिप्रेजेंट मतलब आपका डाउट हम समझ गए कि अगर वेक्टर को हम लोग मतलब जस्ट रिवर्स करते डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं, वही ना, यस वही सर। पूछ रहे ना? तो हाँ सर बिल्कुल। मतलब वेक्टर का जो एरो है ना उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे कि नहीं, या फिर हमेशा वो सिमिलर ही रहेगा? नहीं, रिप्रेजेंट तो एरो छोटा जैसे करते ऊपर से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम हाँ। बता रहे हैं कैसे होगा, हम बता रहे ग्राफिकल बताने के बाद, ठीक, देखो ध्यान से। जो ग्राफिकल का मतलब होता है ना, जैसे मान लो कि वेक्टर बना दिए इस तरह, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये सपोज वेक्टर ए बी है, ठीक, तो इसको बोलेंगे वेक्टर का टेल, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इस बार। इसको बोलेंगे वेक्टर का हेड। और डायरेक्शन जो होगा ना वेक्टर का, तो वो हमेशा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम टेल टू हेड। डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम टेल टू हेड। तो जैसे ही वेक्टर बना दिए, ठीक है, सपोज इस वेक्टर का नाम दे देते हैं, या फिर ए भी लिख सकते हैं, बट कुछ नाम दे दे रहे हैं। सपोज मान लो कि इस वेक्टर का नाम ए दे दिए, तो ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम लोग, तो ऐसे लिखेंगे, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, उसको लिखेंगे हम लोग मॉड ऑफ ए, ऐसा, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। और बेसिकली ये मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ द एरो के बराबर होगा। ऐसा नहीं कि 100 न्यूटन का लगाए तो पूरा बड़ा सा एरो बना दिया, ऐसा नहीं। एक्चुअली जो जितना भी एरो बना है वो एक लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो जो बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है ना, वो क्या होता है, लेंथ ऑफ द एरो के इक्वल, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होगा। अब देखो मान लो कि हम इस वेक्टर को ना पलट दे रहे हैं, तो कैसे लिखे थे इसी वेक्टर को, या फिर यहाँ पे और एक बार लिखते हैं, ठीक। ऐसा कोई वेक्टर ले लिए, सपोज ए, ऐसा कोई वेक्टर ए ले लिए, ठीक है, कोई डायरेक्शन है मान लो, इसका मैग्नीट्यूड है मान लो अभी। तो अगर इसको ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, इस बार उल्टा कर दिए, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ ए। एरो ठीक है ऊपर छोटा सा दे सकते हैं, बट वेक्टर बदल गया, माइनस ऑफ ए हो गया। तो क्या हो गया, डायरेक्शन यहाँ पे रिवर्स हो गया। यहाँ पे डायरेक्शन क्या हुआ, यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ठीक है, उल्टा डायरेक्शन हो गया, रिवर्स हो गया। क्या बात समझ में आ गया, बोलो। यस सर। डायरेक्शन रिवर्स हो गया। जैसे जैसे मान लो कि, और एक बात देख लो, और एक एग्जांपल। मान लो कि सपोज ये फोर्स है तुम्हारे पास, जो कि 10 न्यूटन है अलोंग एक्स एक्सिस, मान लो एक्स की तरफ है, देखो। तो ऐसे हम लोग कर दिए इसको इस बार, ठीक है, जस्ट डायरेक्शन बदल दिए। तो ये हो गया एफ इक्वल टू वेक्टर एफ, वेक्टर एफ दे दो यहाँ पे। ये वेक्टर का साइन छोटा सा एफ, एरो ऊपर रहेगा वो, ठीक है, उस वेक्टर बताता है। तो ये जगह -10 न्यूटन हो जाएगा, डायरेक्शन पलट गया। और अलोंग क्या बोल देंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल देंगे, ठीक है, एक्सिस डायरेक्शन बदल गया इसलिए नेगेटिव यहाँ पे आ गया। तो इस तरह होता है वेक्टर को हम लोग जस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्टोरियल। अब देखो, अब सिखाते हैं ट्रायंगल और ऐड कैसे करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स।
ध्यान से देखना। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखो इसमें ना एडिशन करने का कुछ लॉजिक है। जैसे हम लोग ऐसे कुछ मतलब विदाउट लॉजिकल या विदाउट रूल एडिशन नहीं कर पाएंगे, ठीक। एडिशन करने का कुछ इसमें लॉजिक है। लॉजिक क्या, उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग को यहाँ पे दो रूल को फॉलो करना ही है। रूल 1 क्या यहाँ लिखते हैं, ठीक है। रूल 1, रूल 1 याद रखना। हम लोग जब भी ऐड करते हैं तो देखते हैं हम लोग कि टेल हेड मेथड, टेल टू हेड मेथड, टेल हेड मेथड, ये एक एडिशन करने से पहले एक रूल है। यहाँ पे सर्टेन रूल है एडिशन करने के पहले, इसको याद रखना अच्छे से। तो टेल हेड मेथड का क्या है मतलब समझो। मान लो कि हमारे पास ऐसा दो वेक्टर है। सपोज एक वेक्टर ए हो गया और यहां पे कोई वेक्टर बी है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जो वेक्टर ए का यहाँ पे हेड दिख रहा है ना, ये हेड है, उस वेक्टर ए के हेड में हम लोग बी के टेल को कोइंसाइड करा देंगे। मतलब वेक्टर ए का हेड ये हो गया था, ये वाला वेक्टर ए का हेड है यहाँ पे। और देखो इस हेड पे क्या कर रहे हैं, वेक्टर बी के ऐसे ऐसा टेल को यहाँ पे कोइंसाइड करा दिए, ठीक। ये बात याद रखना। रुको इसको स्ट्रेट लाइन ठीक से बना देते हैं। हाँ, इसके हेड, इसके वेक्टर बी ए का जो हेड है उसमें यहाँ पे वेक्टर बी के हम लोग टेल को कोइंसाइड कर दिए। तो ये हो गया हेड टेल मेथड। यहाँ पे देखो क्या कोइंसाइड किया, टेल हेड या हेड टेल बोल सकते हैं। पहले हेड लिखना होगा फिर टेल लिखते हैं, ठीक है। तो हेड टेल कर दो, हेड टेल, पहले हेड फिर टेल। मतलब ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर के टेल के साथ हम लोग कोइंसाइड कर दिए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, हेड टू टेल ऐसे लिख रहे हैं, एचटी हेड टेल। तो ये करने में पता है क्या होगा हम लोग को, ये वाला जो आउटर एंगल है ना, ये यहाँ पे इसको लाइन आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये थीटा मिल जाएगा हम लोग को। तो ये थीटा जो होगा ना, ये होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखना, क्योंकि ट्रायंगल लॉ में यही हम लोग को सीखना है, इसी का यूज करना है। एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पे थीटा है, ठीक। और एक तरीका हो गया रूल 2 में टेल टेल मेथड। ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो पूछना, ठीक। रूल 2 में क्या देख रहे हैं, टेल टेल मेथड। इसमें देखो क्या करेंगे, टेल 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 मेथड, ठीक। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें सपोज वेक्टर ए है तो नाम से पता चल ही होगा दोनों के टेल को कोइंसाइड करेंगे इस बार। तो वेक्टर ए हो गया था सपोज मान लो, और यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर बी ले रहे थे, ठीक है। ये कोई वेक्टर बी है, तो इनको हम लोग कैसे कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों के टेल को कोइंसाइड कर रहे हैं, दो वेक्टर्स के टेल को। सपोज कि ऐसा, एक सेकेंड, दोनों के हम लोग टेल को यहाँ पे कोइंसाइड करवा रहे हैं। जैसे कि ये एक वेक्टर हो गया ए, और ये वेक्टर हो गया था क्या ए, और यहाँ पे ए के टेल के साथ बी के टेल को इस तरह कोइंसाइड करा दिए। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से कि हम लोग टेल टेल कोइंसाइड कराए हैं, हम लोग ए और बी का टेल टेल कोइंसाइड किए। तो इस बार ये वाला जो एंगल है ना, ये इनर एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है, ये हो जाएगा थीटा बिटवीन ए एंड बी। ये टेल टेल यहाँ कोइंसाइड हुआ, और यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए, ठीक है, एंड बी, एंड बी। क्लियर हो गया? बोलो बोलो, कोई डाउट है? सर हाँ बोलो। रूल नंबर 1 में किए थे वेक्टर को, तो अगर एक्सपेंड नहीं करते तो वे ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको नहीं बोल सकते थे?
क्या 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 बोलो, बताओ फिर से क्या ई बोलो। और वेक्टर ए एंड वेक्टर वी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बड़ा वाला रूल 1 में, हाँ, तो उसको क्यों नहीं बोले एंगल नहीं नहीं बिटवीन? नहीं, ये रूल है, लॉजिक ऐसा करना पड़ेगा, यही तो वेक्टर का रूल है। जैसे जब ये टेल देखो ध्यान से, अब टेल और हेड कोइंसाइड किया ना, ऐसा दिख रहा है ना डायग्राम में, यस सर। तो हम लोग इसी एंगल को लेंगे हमेशा, ये एक रूल, यही तो रूल है, लॉजिक है। तो ऐसा मैथ में डिफाइंड है वेक्टर में, इसलिए हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन इसको करना पड़ेगा, मतलब दिस इज रूल। तो जब हेड टेल कोइंसाइड करेगा ना, तब हमेशा ये आउटर जो एंगल ये दिख रहा है थीटा, यहाँ पे लिखे हम लोग, यस सर। इसको लेना पड़ेगा, ठीक। और जब टेल टेल और कुछ नहीं ले सकते एंगल, यही वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल होगा, हम लोग इसको नहीं ले सकते, ओके 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं लेंगे। ओके। थीटा इज द ओनली वेक्टर एंगल बिटवीन ए एंड बी। बट व्हेन वी कंसीडर टेल टेल मेथड, जब टेल कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, तब हम लोग हमेशा ये वाला एंगल को लेंगे। क्लियर है ना? बोलिए, समझ में आ गया ना? तो एंगल लिखने का ये दो तरीका है, ठीक है, बोलो, दिस इज द एंगल टेल टेल मेथड में। यहां तक सबको समझ में आया सभी को? यस सर। तो याद रखिएगा। चलिए अब तो देखते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन। अब देखो ट्रायंगल ऑफ एडिशन कैसे करेंगे, ठीक, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या होता है, जैसे हम लोग इसमें यूज करते हैं हेड टेल मेथड, ठीक, हेड टेल मेथड। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज ऐसा हम लोग ये वेक्टर लिए सपोज, और इसका जो हेड है सपोज वेक्टर ए है ये, और मान लो इसको लिख लो वेक्टर ए, ये मान लो वेक्टर ए है, और वेक्टर ए के हेड के साथ क्या करेंगे, वेक्टर बी के टेल को कोइंसाइड करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेक्टर बी के टेल को, एक सेकेंड रुको, तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि बी के टेल को इस वेक्टर ए के हेड के साथ ऐसे सपोज कोइंसाइड कर दिया, ठीक है, एक सेकेंड, ये ठीक से अरेंज नहीं हो रहा है, हाँ मान लो ऐसा कोइंसाइड कर दिया। तो देखो वेक्टर ए का जो हेड है उसको हम लोग वेक्टर बी के टेल के साथ क्या किए हैं, कोइंसाइड किए हैं। सपोज ये हेड है वेक्टर किसका, ए का। सर आवाज आपका बहुत कम आ रहा है। अच्छा अभी आ रहा है? यस सर। ये माइक में थोड़ा सा शायद कुछ दिक्कत आ रहा है, फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वेक्टर ए का जो हेड है ना, वो वेक्टर बी के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, वेक्टर बी हो गया, ठीक, ये वेक्टर बी का हेड हो गया, तो हेड टेल यहाँ पे कोइंसाइड किए। अब जैसे ही कोइंसाइड करेंगे ना, तो इस वेक्टर को बोलेंगे, जब इसको ऐड कर देंगे हम लोग, जब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए के टेल और वेक्टर बी को ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे ऐड करेंगे इस वाले को, सो दिस इज गिव्स अस रिजल्टेंट वेक्टर, ये हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर देगा, दिस गिव्स आर। और वेक्टर आर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर हो जाएगा ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, क्या होगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट। अब देखिए ध्यान से, अभी हम एंगल लिखना कहाँ पे सिखाए हैं, हम क्या बोले कि इसको ऐसे आगे बढ़ाना है, और ये हेटल मेथड में दिस इज थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है ना, सभी लोग जान गए हैं। तो इसको थीटा मानेंगे, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दो, यहाँ यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस यहाँ पे ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, रुको एक सेकेंड, यहाँ बी को ठीक से लिख देते हैं, और इसको एक सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हेटल मेथड कर लिए, ट्रायंगल बना लिए, तो ट्रायंगल में पता रिजल्टेंट क्या दे रहा है, ये जो है ए और बी को जब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट किए थे, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल गया था, यहाँ से हम लोग को मिल गया था आपका ये क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट मिल गया था, आर इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मल ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक, यहाँ से हम लोग सपोज ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, और ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा नहीं है, ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी।
समझ रहे ना? तो नाम दे दीजिए कुछ, सपोज ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं, अगर ये बी ये ए है, ये बी था, और ये थीटा है, तो ये कितना होगा? जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना हो जाएगा बता सकते हैं? ये हो जाएगा बी साइन थीटा, होगा ना? ये वाला होगा ना बी साइन थीटा। और यस सर। और ये कितना होगा? यस सर। ये कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको लिख दीजिए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हेड में आपको इंसर्ट किया था। तो अब क्या करो, अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दो और सॉल्व करो। तो बड़े से ट्रायंगल के लिए हेड मेथड, ये बी कॉस थीटा हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एडी का जो स्क्वायर होगा, एडी का जो स्क्वायर होगा क्या देगा? ये देगा एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। और यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या था? आर रिजल्टेंट है ए प्लस बी, तो ये वेक्टर था। हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। हम लोग निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मान लीजिए हम लोग ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ आर का स्क्वायर, एसी कितना अपने पास? एसी हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो लिखो यहाँ पे ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और सी डी कितना है? सी डी है बी साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने से क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा और प्लस होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सब लोग समझ गए होंगे। तो अभी देखिए आर स्क्वायर को लिखना है अगर है मॉड आर, तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ठीक है, तो रूट ओवर क्या आ जाएगा? रूट ओवर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, जिसको हम लोग हेटल मेथड से देख लिए थे। तो ये होगा आपका रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो ये इसी को बोलते हैं, कोई एक जन पूछ रहे थे पहले कि ट्रायंगल लॉ सर क्या होता है, तो यही होता है आपका ट्रायंगल ऑफ एडिशन। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ठीक है, ये इसका रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड दिस कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ एडिशन। बोलिए समझ में आ गया ना? यस सर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। देखिए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या है? चलिए आप लोग एक सवाल देंगे बनाने, इसके बाद इसी पे छोटा सा 1 मिनट टाइम देंगे। तो देखो इस, ये अगर हम लोग थीटा लिए तो ये एक एंगल कुछ मान लो आर जितना ए के साथ बना रहा है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अल्फा मान लिए इस एंगल को। ठीक है, तो अल्फा मान लिया, आर कितना ए के साथ एंगल बना है उसको अल्फा मान लिए। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे? टैन अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। टैन अल्फा तो कितना हो जाएगा देखिए, टैन अल्फा कितना हो रहा है देखो डायग्राम में, ये हो जाएगा बी साइन थीटा और डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा पी बाई बी। तो लिख दो, लिख दो क्या? बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए यहाँ तक जल्दी फटाफट। ठीक है, बोलिए समझ में आया सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है, बहुत सिंपल है इसमें, और वेक्टर बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा अच्छा बनेगा। तो दो क्लास अच्छे से कर लीजिएगा, घर में थोड़ा देख लीजिएगा जो प्रॉब्लम क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं हम लोग, और बुकलेट वुकलेट बना लीजिएगा, जो मिला है तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे वेक्टर का काम है 11th क्लास 12th क्लास तक, 12th क्लास में, और इवन उसके बाद भी वेक्टर्स का बहुत काम है। तो मैथ्स में भी इसलिए पढ़ना पड़ता है हम लोग को वेक्टर। ठीक, तो ट्रायंगल आप लोगों ने देख लिया। चलिए इस पे कुछ हम लोग स्पेशल केस देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ में कुछ स्पेशल केस क्या होगा। ठीक, कुछ हम लोग स्पेशल केस देखते हैं। तो देखो सबसे पहला एक बात यहाँ क्या बोल रहे हैं ना कि हाँ, यहाँ पे देखो यदि नोट 1,
जब थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, थीटा का 0 डिग्री हो गया तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे r कितना आ जाएगा उस समय, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा ये, ठीक है, यानी कि r हो जाएगा डायरेक्ट क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, cos 0 इक्वल टू 1 हो गया तो ये r यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी डायरेक्ट, ठीक है, जब एंगल दोनों के बीच में 0 हो जाएगा। सिमिलरली यदि cos थीटा 90 डिग्री हो गया तो उस समय रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हम लोग के पास रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, यही रिजल्टेंट बचेगा, यही बच जाएगा हम लोग के पास, क्योंकि cos 0 के क्या cos 90 तो क्या हो गया 0 हो गया। अगर थीटा हम लोग ले लेंगे कितना, यहाँ पे थीटा कर लेते हैं हम लोग 180 डिग्री, तो ये -1 हो जाएगा cos 180 का वैल्यू, तो r क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये क्या आएगा, r इक्वल टू रिजल्टेंट कितना आ जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कुछ भी एंगल हो हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी एंगल हो वी कैन इजीली फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, दिस ऑल आर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मॉड लगा दे रहे हैं, ठीक। और डायरेक्शन के लिए आपको tan अल्फा निकालना पड़ेगा कितना है, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन जो होता है ना वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ट्रायंगल ऑफ एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, इट कैन बी फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। तो क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ का मतलब, देखो जैसे हम लोग बोल रहे हैं नोट 2 में, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो ठीक है, ओबे या फॉलो कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव, ठीक, कम्यूटेटिव लॉ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दैट इज ए वेक्टर ए प्लस बी जो है ना ये हमेशा बी प्लस ए के भी बराबर होगा, याद रखना, ठीक है, एडिशन है तो ये हो सकता है ऐसा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो कैसे इसको समझेंगे डायग्राम से, जैसे मान लो यदि हम लोग को ए प्लस बी लिखना है तो क्या लिखते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, पहले ए लिखते हैं, ए का जो हेड होता है उसको हम लोग बी के टेल के साथ कोइंसाइड करते हैं और यहाँ पे इस तरह एक रिजल्टेंट लिख देते हैं कि चलिए हम लोग का रिजल्टेंट आ गया ऐसा, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि ऐसा बी लिख दिए और क्या बोलते हैं कि ये हम लोग के पास इस तरह एक रिजल्टेंट आ गया जो आपके ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक। इसमें हम लोग ने क्या किया, इसमें हम लोग ए को ड्रॉ किए पहले, फर्स्ट हम लोग ड्रॉ किसको किए, ए को ड्रॉ किए, देन हम लोग क्या किए बी को ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं आप, पहले बी को ड्रॉ कर सकते हैं, तो पहले आप बी को ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे एक बी को ड्रॉ कर दिए पहले, मान लो ऐसा कोई बी को ड्रॉ कर दिए, ठीक, इसके बाद ए को कोइंसाइड कर दिए, तो ये अपने पास रिजल्टेंट मिल जाएगा ऐसा, जो कि वही होगा आर इक्वल टू ए प्लस बी या बी प्लस ए, बोथ आर सेम, दिस कॉल्ड योर कम्यूटेटिव। तो क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ड्रॉ बी देन ड्रॉ ए, बोलिए क्लियर हुआ, बोलो सब लोग, यस सर। हो गया ना क्लियर। पहले हम लोग क्या ड्रॉ, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ट्रायंगल लॉ फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, सब बात समझ में आएगा रिजल्टेंट वगैरह का, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद
एक क्वेश्चन देते बनाने के लिए, और फिर चलो एक क्वेश्चन लिखो तो। क्वेश्चन है टू फोर्सेस, आप लोगों को टाइम देंगे 1 मिनट का सॉल्व करने के लिए। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, मान लीजिए दो फोर्स तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ हैव resultant of the same magnitude, have a resultant of the same magnitude। ठीक है, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ हैव रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखना है कि ये पता करना है सेम मैग्नीट्यूड एफ, रिजल्टेंट भी एफ ही है मान लो, तो पता क्या करना है, द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, पता करना है द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, ये पता कीजिए। ऑप्शन में है 45 डिग्री, ऑप्शन बी में है 120 डिग्री, ऑप्शन सी में है 150 डिग्री, और ऑप्शन डी में है 4 नंबर पे 60 डिग्री। क्या आप बना दें इसको, क्या आप लोग बनाइएगा? 45 डिग्री। हाँ सर बनाएंगे। बनाओगे? कितना सर डिग्री आया बोलो? बनाएंगे। हाँ अच्छा सर बनाओ। फर्स्ट ऑप्शन होगा 45 डिग्री। नहीं 45 नहीं होगा। तो क्वेश्चन समझो क्या बोला गया, बोला गया कि दो फोर्स है, मैग्नीट्यूड एफ इक्वल है, ठीक। सर 135 आ रहा है। नहीं 135 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है हम बना दे रहे हैं, देखो एक हम बना दे रहे हैं, क्या बोला गया सवाल में, देखिए सब लोग। दो फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मान लीजिए एक फोर्स ए हो गया, एक फोर्स बी हो गया, और रिजल्टेंट आर हो गया, तीनों सेम दिया गया, रिजल्टेंट भी एफ है, सब एफ है। तो बोला एंगल निकाली, तो ठीक है वैल्यू पुट कीजिए तो एंगल लॉ से रिजल्टेंट का, तो क्या होता है मैग्नीट्यूड, लिख दीजिए एफ होगा रिजल्टेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट ओवर एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस टू टू ए बी कॉस थीटा, तो टू ए बी यानी कि एफ इंटू एफ एफ स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ लिख दो एफ मैग्नीट्यूड एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f। हेलो। हेलो सर। हेलो। 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 सर कहाँ चले गए? सर लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गया।
हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हेलो। यस सर। यस लाइट सर। अच्छा, यस। लाइट चला गया था एक्चुअली, ठीक है। और इसीलिए नेटवर्क हम लोग का सिस्टम बंद हो गया था, क्योंकि एक्चुअली ये कनेक्टेड है लाइट से ही आज। आ गया ना आवाज? स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है। तो सर देखो, 120 डिग्री आ रहा हाँ 120 आ गया, वेरी गुड। अगर डिस्कनेक्ट होगा तो थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है नेटवर्क में भी, तो फिर हम उसको कनेक्ट कर देंगे। वेट कर लेना थोड़ा। तो देखो 120 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। और सभी का है क्या 120? देखो यहाँ पे, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f² हो जाएगा, और कॉस थीटा हो गया, ठीक। तो इसको आगे सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा, क्या लिखेंगे, एफ को हम लोग एफ को लिख देंगे। अच्छा, आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज आ रहा है अभी? बहुत कम आ रहा है। बहुत कम आ रहा है अभी भी? है। आ रहा है यस सर, सर। अच्छे से आ रहा है। अच्छे से आ रहा है। अच्छा, नेटवर्क का प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा है आज। ठीक है, देखो, तो एफ हो गया 2f² प्लस 2f² कॉस थीटा। अच्छा, उसी को फिर लिख दिया क्या, तो 2f² कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने से क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एफ इक्वल टू, तुम लोग फॉर्मूला पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे कॉस 2 थीटा का, ये पढ़े होंगे है ना, कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस 2 थीटा पढ़े हैं क्या, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बोलिए। यस सर, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जैसे देखो, हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यदि हम लोग इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये कॉस स्क्वायर थीटा ही है। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या लिख देंगे, कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको लिख देंगे 2 कॉस थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो अब क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 2 थीटा प्लस 1 क्या हो जाता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ पे अगर कॉस थीटा प्लस 1 लिखेंगे, इससे देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे बहुत रिड्यूस करने का काम आएगा। तो कॉस थीटा प्लस 1 अगर लिखेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 थीटा है, तो यहाँ पे थीटा, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2, तो यहाँ पे कॉस 1 प्लस थीटा है, तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। तो एक फॉर्मूला था, इसको साइड में हम यहाँ रफ में बना दिए थे। तो अब क्या हो जाएगा, 2 2 4, तो बाहर निकालोगे तो 2 ही बचेगा, एफ के लिए एफ बचेगा, और क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 डायरेक्ट बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एफ काट दीजिए, कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा बाई 2, यानी कि कॉस 60 इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। कॉस 60 होता है हाफ 1/2, तो यहाँ लिख दीजिए थीटा इक्वल टू कितना, तब थीटा बाई 2 इक्वल टू 60, थीटा इक्वल 120, थीटा बाई 2 इक्वल टू 60 तो यानी कि आपका थीटा इक्वल टू हो जाएगा 120 इज द आवर आंसर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सर ऊपर में डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर देते बोथ साइड, अभी तो हो सकता हाँ, है। कर सकते थे, कर सकते थे, स्क्वायरिंग कर सकते थे, जैसा माने आपको, बस सॉल्व थीटा निकालना है, स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तब भी हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसे ये फॉर्मूला तुरंत पुट कीजिएगा तो 1 सेकंड में बन जाएगा, उतना करना नहीं पड़ेगा, इतना तो लिखिए स्टेप, इतना कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। 2f² बाहर निकालेंगे तो क्या बच गया, 2f, और कॉस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख दिए, डायरेक्ट वो एक सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, एक इसके बाद ये हम लोग समझ गए, अब देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग में लिखिए, ये था ट्रायंगल लॉ, यहाँ तक देखिए, ऊपर कर रहे हैं, ये ट्रायंगल लॉ था, ठीक है। अब आप लोग देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो आप लोगों को बताए थे ना, उसमें क्या बोले कि टेलटेल मेथड का यूज करेंगे, हेडटेल मेथड नहीं, टेलटेल कोइंसाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, टेलटेल को कोइंसाइड करा रहे हैं, और वहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिलेगा। तो क्या लिखेंगे हेडिंग में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लिखिए, ये दूसरा तरीका ऐड करने का,
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, तो अब देखिए यहाँ, जैसे मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक वेक्टर से ड्रॉ कर रहे हैं सपोज, ठीक है, और हम लोग इस पे क्या देखते हैं कि दो वेक्टर कैसे, हम लोग दोनों के टेल को ऐसे कोइंसाइड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि दो वेक्टर के टेल को इस तरह कोइंसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेल टेल कोइंसाइड देखते हैं और हम लोग इसको लेते हैं एंगल थीटा। ये जो इस एंगल को मानेंगे वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल, ठीक है। हम लोग का ए हो गया और एक बी हो गया। तो क्या कीजिएगा, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ऐसा पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह। तो ये भी ये हो जाएगा, पैरेलल साइड है। और आपका एक यहाँ से फिर बी के लिए ड्रॉ कर लीजिए, तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो आप रिजल्टेंट लीजिएगा ना, वो बेसिकली डायगोनल होगा आपका। जो रिजल्टेंट लीजिएगा वो होता है डायगोनल। आपका ये डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट हो जाएगा, ये वाला। दिस गिव्स यू रिजल्टेंट ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू, समझ रहे, बोलिए, समझ रहे ना। यस सर। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस। और इसको बोलिएगा अल्फा। ए रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनाता है क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ फिर आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा ऐसे, तो वही आएगा। इसमें भी रिजल्टेंट सेम आता है, बस लिखने का तरीका अलग है। इसमें मैग्नीट्यूड आपका वही आएगा, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस करके, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप फिर क्या कर रहे हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, फिर आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, आपका वही आएगा, वही सेम, ठीक है ना। फिर आप ऐसे यहाँ पे सपोज मान लीजिए, क्योंकि एक सेकेंड, इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, हाँ, इसको ऐसे आप आगे बढ़ा दीजिएगा। तो इस बार एंगल तो हम लोग ले लिए वेक्टर के लिए, लेकिन जब नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो नॉर्मल हम लोग कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं सपोज, ठीक, तो ये नॉर्मल हो गया अपना। अब देखिए ये भी, तो ये भी तो ये पूरा थीटा, तो ये भी एंगल पूरा थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये क्या था, दोनों का हम लोग टेल कोइंसाइड किए थे, टेल टेल कोइंसाइड। तो इस एंगल को लेते थीटा, ये थीटा, तो ये भी पूरा थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो अभी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा, ठीक है, सेम आ गया आपको, उसी तरह ट्रायंगल बन गया। तो फिर उसी तरह कीजिएगा तो आर आपका वही आ जाएगा, रिजल्टेंट। मॉड ऑफ डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखिए बस रिप्रेजेंट करने का तरीका, आपको कभी ट्रायंगल लॉ का यूज करना पड़ेगा, कभी पैरेललोग्राम का, जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट। और हम लोग यहाँ पे वही लिए थे, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना, ये हम लोग का हो जाएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और एक निकालेंगे हम लोग tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है, यहाँ पे निकालिए tan अल्फा का वैल्यू। tan अल्फा हो जाएगा b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, सॉरी, ये हो जाएगा हम लोग का डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा, वही सेम आएगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट।
ठीक है ना। तो अब देखो लिखने का तरीका दो था, तो एक और यहाँ पे नोट करके एक बात देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो नोट में क्या लिखेंगे कि वेक्टर एडिशन आल्सो ओबे एसोसिएटिव लॉ। देखो कैसे करेंगे, इसका मतलब समझना। वेक्टर एडिशन also obey associative law, also obey associative law। ठीक है, तो देखिए एसोसिएटिव लॉ का मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज ए, ऐसे लिखते हैं हम लोग, वेक्टर ए करते हैं, ठीक है, प्लस क्या लिखते हैं, बी प्लस सी। तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इस चीज को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब इसका प्रूफ देखिए कैसे कीजिएगा। जैसे मान लो, ध्यान से देखना, डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमको पॉलीगन लॉ में कहाँ आएगा सब डायग्राम, पॉलीगन लॉ बताएं क्या होता है। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे एक ऐसा रुको सीधा बना देते हैं, एक टेढ़ा बन गया थोड़ा, एक सेकंड को। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना, बोलो। यस सर, यस ध्यान सर। से देखना, ध्यान से देखना, हाँ ध्यान से देखना, पूछना कोई डाउट होगा तो। ठीक, डायग्राम बना रहे हैं, अच्छे समझना कैसे डायग्राम बना रहे हैं। तो देखो मान लो कि हम लोग ऐसे एक ठो, चलो ठीक है, ऐसा एक वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए ले लिए, और इसको हम लोग कोइंसाइड कर दिए किसी दूसरे वेक्टर बी के साथ। सपोज मान लो इसका हेड टेल मेथड से, तो वेक्टर बी, बी का जो टेल है उसका ऐसे हम लोग सपोज ऐसे कोइंसाइड कर दिए। ठीक है, हम लोग ऐसे जो है इस तरह सपोज या बी को कोइंसाइड कर दिए। ठीक है, हेड टेल मेथड से। ठीक, तो देखिए इनका जो रिजल्टेंट आएगा ए और बी का, वो यहाँ कहीं से मिलेगा ना, ऐसे कहीं मिलेगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हम ग्रीन से ड्रॉ कर देते ताकि समझ में आ जाए। तो रिजल्टेंट अगर इसका बनाइएगा आप, तो यहाँ कहीं पे मान लीजिए मिलेगा, ऐसा आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट। ठीक, अब आप क्या कर रहे हैं ना कि वेक्टर बी जो है उसको आप फिर से कोइंसाइड कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए वेक्टर बी को आप फिर से कोइंसाइड कर रहे हैं, हेड ऑफ वेक्टर बी को आप किसी अनदर वेक्टर सी के साथ। तो आप कुछ ऐसा बनाइएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सी वेक्टर कोइंसाइड किया बी के साथ। ठीक, तो देखिए यहाँ पे भी हेड टेल मेथड हुआ। एक तो यहाँ पे हेड टेल मेथड है, और एक यहाँ पे भी हेड टेल मेथड से कर दिए। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी सी है, तो ये कुछ रिजल्टेंट होएगा ना, सी वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर सी हो गया हेड टेल। तो इनका ये रिजल्टेंट हो जाएगा एक, सपोज मान लीजिए कि एक रिजल्टेंट आ जाएगा ऐसा। बोलो क्या ये बात क्लियर है, बोलो। यस सर। समझ में आ गया ना, Yes. बी और सी का एक रिजल्टेंट मिल जाएगा और ए और बी का मिल जाएगा। तो ए और बी का आपका ये वाला मिला था, हम लोग इसको ग्रीन से बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए एक सेकंड रुकिए, पेन, हाँ देखो जैसे हम लोग को इसका मिल गया था एक रिजल्टेंट, जो क्या था, आर इक्वल टू ए प्लस बी था। ठीक है, और एक हम लोग को ये वाला मिल गया है, ये कितना है, ये है बी प्लस सी। यहाँ पे कितना रिजल्टेंट है, ये सपोज है बी प्लस सी है। ठीक, तो अब देखो, अब फाइनली हम लोग अगर फाइंड आउट करेंगे, फाइनल अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या देखते हैं हम लोग। सपोज हम लोग को चाहिए यहाँ पे, हम लोग हमें क्या चाहिए कि ये जो B प्लस सी है, तो देखो B प्लस सी के साथ कौन कोइंसाइड कर रहा है, बताओ तो। B प्लस सी के टेल के साथ कौन कोइंसाइड कर रहा है, बोलो बोलो।
बी प्लस सी के टेल के साथ कौन सा वेक्टर कोइंसाइड कर रहा है? ए वेक्टर। ए वेक्टर, वेरी गुड। तो इनका रिजल्टेंट ये वाला हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे होगा, बोलो कि नहीं यस होगा? और इसका नाम क्या दे देंगे? ये हो जाएगा आपका डी वेक्टर। वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, है कि नहीं? बोलिए, ठीक है ना? बोलो। और देखो, यस सर। और देखो, और ये बताओ कि एक तो आपने बताया कि ए प्लस बी प्लस सी से ए कोइंसाइड कर रहा है, और ये बताओ ए प्लस बी से कौन सा वेक्टर कोइंसाइड कर रहा है? ए प्लस बी का हेड किस वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है? बोलो। सी। सी के साथ। तो यहाँ पे यस क्या लिख दीजिएगा? यहाँ पे लिख दीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी, यही आएगा ना रिजल्टेंट? देखो ध्यान से, यही तो आएगा। यस सर, यस। हाँ, इससे हम लोग प्रूव कर दिए कि ये एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक है? इससे हम लोग क्या प्रूव कर दिए कि इट इज अ एसोसिएटिव लॉ, इट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। यानी आपका जो ये वेक्टर होगा ये आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है? तो इसका मतलब प्रूफ हो गया डायग्राम से। तो हम लोग ये देख लिए कि इट इज आल्सो ओबे एसोसिएटिव लॉ। जैसे पॉलीगन लॉ भी इसका थोड़ा काम आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए प्लस जो वेक्टर आ गया आपका बी प्लस सी इक्वल हो जाए क्या? ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारा बात, ठीक है? सर आवाज नहीं आ रहा है। एकदम नहीं आ रहा है? आने लगा सर। आने लगा सर। अच्छा, कभी आता है कभी चला जाता है ना। यस सर। सर तो हाँ, क्वेश्चन वगैरह दिया जाएगा तो उसमें कैसे पता चलेगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाना है या फिर पैरेललोग्राम वाला लगाना है? किसी से भी आप कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है? और किसी से जो आपको और माने, सर, दोनों। हाँ बोलो। और जब तक मतलब अगर डायरेक्शन दिया रहेगा दो वेक्टर का कि एक ही डायरेक्शन में है, हाँ, तब भी हम लोग ट्रायंगल लगा सकते हैं? हाँ। एक डायरेक्शन में हो तो आपका ऐड हो जाएगा, सिंपल ना, एंगल जीरो हो गया ना उनके बीच में। तो आपका रिजल्टेंट का यस मैग्नीट्यूड आप सर। निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसे एंगल जीरो लिए थे यस। तो यार दो वेक्टर आपका ऐड हो जाता है ना उस समय। यस सर। आपने जैसे एंगल मान लीजिए जीरो लिया, स्पेशल केस में देखिए लिखे हैं, तो डायरेक्ट ए प्लस बी कर दीजिएगा। यस सर। बेसिकली यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं? रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। डायरेक्शन के साथ होगा तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व से करना सिखाएंगे। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए, चलिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं और तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको ट्रायंगल लॉ लगाइए, पैरेललोग्राम लगाइए, आपको मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो उसमें आपका दोनों का वैल्यू आप आर से निकाल सकते हैं, ठीक है? दोनों से आप आर से निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ, अब थीटा को ध्यान से मेजर कीजिएगा। अगर डायग्राम दिया हुआ है ना आपका, तो देख लीजिएगा कि उसमें थीटा हम लोग पैरेललोग्राम से ले रहे हैं या टिल्टल मेथड से ले रहे हैं या हेक्टर मेथड से ले रहे हैं, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज आप कुछ भी एंगल लगा सकते हैं, ठीक है ना? बोलो, क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। सर एक दो क्वेश्चन करवाइए ना। हाँ, करवा दे रहे हैं, करवा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो आप लोग। आज होमवर्क भी देंगे थोड़ा आप लोग को, कुछ क्वेश्चंस करने। आप लोग को बुकलेट मिला है क्या? यस। देखिएगा चैनल में होगा, नहीं मिला हो डाउनलोड कर लीजिएगा। एक स्मार्ट पेप एकेडमी का जो टेलीग्राम में चैनल है ना, उसमें आपको पैकेज मिल जाएगा मैथमेटिकल टूल्स करके। तो उसमें आपका वेक्टर है, तो उसको उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, और उसको कुछ होमवर्क हम दे देते हैं जिससे देंगे, तो बनाइएगा यहाँ तक पूरा। टू फोर्सेस whose magnitude magnitudes are in the ratio in the ratio 3:5, give a resultant of give a resultant of 28 Newton, 28 Newton. If the angle of their inclination, if the angle
of their inclination. Is 60 degree. ठीक है. Find the magnitude of each force. Find the magnitude of each force. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से. इसमें दो वेक्टर दिया हुआ है, दो फोर्स दिया हुआ है. मान लीजिए दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो है 3:5 का, और रिजल्टेंट आपको दे दिया 28 न्यूटन का. ठीक है. और आपको एंगल दे दिया दो वेक्टर के बीच का. तो आपका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो पैरेललोग्राम में पढ़े या ट्रायंगल लॉ में पढ़े. डायरेक्ट आपको एंगल दे दिया. इंक्लिनेशन मतलब दोनों इंक्लाइंड है एक दूसरे के उस एंगल पे, यानी कि दोनों का वेक्टर का एंगल दे दिया ये आपको. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या निकालिए, ये निकालिए, मतलब एक्स का वैल्यू निकालिए, यानी कि दो फोर्स निकालिए क्या होगा. तो बनाइएगा इसको कि हम बना दे, बोलिए. सर बनाएंगे. ठीक है, बनाइए. ट्राई हाँ चलिए, 1 मिनट का टाइम है, बनाइए जल्दी. बनाइए, हम पानी पीते हैं थोड़ा. अब तब तक बनाइए 1 मिनट में. सर हेलो. बोलिए, बना है. यस सर. कितना आंसर बताइए, बताओ क्या आंसर है. एक का आया 28/√3 इंटू मल्टीप्लाई. दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा गया, क्या होगा बताइए. यस सर बताना. एक का आएगा 84/√35. ना इतना नहीं आएगा, ये गलत आ गया आपका. आपका गलत आ गया. और किसी का आया है 12 न्यूटन आएगा एक फोर्स 20 न्यूटन आएगा. वो दो आंसर होगा. ठीक है, देखिए हम बता दे रहे हैं. जैसे यहाँ पे दिया क्या, मान लो कि ए और बी दो फोर्स है. ठीक है, इसको आप दो फोर्स मान लो, ए और बी जो है, इसको आप दो फोर्स मान लो. तो यहाँ पे क्या दिया, क्या ए और बी का रेशियो दिया हुआ है. तो ए को अगर 3x मान लेंगे तो बी कितना दिया, 5x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रेशियो आपका 3 और 5 का है. और थीटा, और आपको रिजल्टेंट दे दिया कितना, 28 न्यूटन. और एंगल भी दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल भी आपको दिया हुआ है. तो बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए. तो R इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ठीक. हाँ, ले लेंगे क्लास के बाद. R हो जाएगा आपका यहाँ पे 28, और बस वैल्यू पुट कर दीजिए. क्यों सर रेशियो, 12 और 20 आ रहा है. हाँ वेरी गुड, 12 और 20 आएगा. उस और समय कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया अच्छा था. ठीक ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. और किसी का आया है आप लोग में से, बस कैलकुलेशन कर लीजिए. cos 360 आपका हो गया 1/2. ठीक है, तो हटा दीजिए. तो बस यहाँ देख लो कैलकुलेशन करके, तो क्या आ जाएगा 28. सॉल्व कर लो इसको. तो ये आपका आ गया 9x² प्लस 25, 9x² प्लस 25x², और 3 5 15, 15x² ना. तो बस ऐड कर दो. तो ये सब ऐड करोगे तो आपका 7x आ जाएगा, 49 आ जा रहा है, तो यानी कि 7x. तो 28 इक्वल टू 7x. तो x इक्वल टू 28/7, यानी कि x इक्वल टू 4. बोलिए, समझ में आ रहा है. यस सर. ठीक है, तो बस x नहीं मिल गया तो फोर्स लिख दो.
तो एक फोर्स हो गया आपका 12 न्यूटन का, क्योंकि 3x लिए थे, और एक फोर्स आपका हो गया कितना, 20 ना, 20 न्यूटन का। ठीक है, तो ये तो आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो कैसे भी मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं आप, डायग्राम देगा तो उस समय देख लीजिए एंगल क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम लगा रहे हैं या फिर आप ये लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों से कर सकते हैं। चलिए आज एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, फिर हम लोग अभी मेरा क्लास है फिर से 3 बजे से, तो आपके अभी पौने कितना 10 मिनट बाकी है 3 बजने में। ठीक है, अगले ही क्लास में पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर खत्म नहीं हो पाएगा। हम लोग इसके बाद वाले क्लास में शुरू करेंगे ना, सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, तो टाइमिंग सर से ले लीजिएगा, और रेगुलर बैच में क्लास कीजिए, क्योंकि रेगुलर बैच में यूनिट डायमेंशन चल रहा है। ठीक है ना, यस उसमें 2 क्लास हो गया यूनिट डायमेंशन का, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब इसमें डायमेंशन का एप्लीकेशन कुछ सवाल किए थे क्या डायमेंशन का सेकंड क्लास? यस सर। ऐसा किए थे। हाँ, तो पूरा कीजिएगा क्लास, बीच से मतलब जाइएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो उस बैच में चल रहा है, आप जिस बैच में हैं, यूनिट एंड डायमेंशन का 2 क्लास हुआ है। यदि किन्हीं का छूटा हुआ चारों में, सुन लीजिए, इसमें 2 क्लास हुआ है, 2 क्लास। अभी उसमें हम कुछ सवाल कराए थे, जिस तरह के आईआईटी जेईई के एग्जाम्स में आता है डायमेंशन चैप्टर से, उसको क्वेश्चन कराए थे कल प्रीवियस क्लास में। और हम लोग डायमेंशन एनालिसिस और एप्लीकेशन देख चुके हैं। यदि किन्हीं का छूटा है तो आप प्रीवियस यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए, तो सर को बोलिए लिंक भेज देंगे, आप कम्युनिकेट कर लीजिएगा फोन नंबर पे, और आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। अगर छूटा है कोई क्लास तो ये 2 नोट्स और वीडियो आप मंगा लीजिए, और देख के एक बार आइए क्लास में। ठीक है, वीडियो नोट्स दोनों देख लीजिएगा इस जहां तक छूटा है। और वेक्टर अलग से हम लोग पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ेंगे, अभी टाइम लगेगा थोड़ा, जितना वहां उस बैच में पढ़ा है सब पढ़ लेंगे। ठीक है, और सवाल ववाल सब करा देंगे। समझ में आ गया? यस सर। तो यस सर। टाइमिंग ले लीजिएगा वेक्टर का, फिर सर को बोलिएगा सर जिस दिन मेरा क्लास फिर नहीं रहेगा ना, किसी एक दिन नहीं लगे रहेगा, फिर हम लंबा क्लास 2 घंटे का फिर ले लेंगे। ठीक है, और मैथमेटिकल टूल्स तो सर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद सर का क्लास खत्म हो जाएगा तो हम भी ले लेंगे। तो अगला क्लास से शुरू करेंगे हम लोग ये आपका सब्ट्रैक्शन। सबट्रैक्शन। हाँ, फिर रिजोल्यूशन पढ़ेंगे, कंपोनेंट रिजोल्यूशन पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो है आपका 3-4 क्लास लगेगा वेक्टर में, पूरा A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस सवाल प्रैक्टिस करना हो खुद से, सवाल थोड़ा सा हम करा देंगे, और बाकी जो देंगे होमवर्क उसको करना है। तो आज का होमवर्क ये है कि मॉड्यूल जो अपना है आप चैनल पे डाउनलोड कर लीजिएगा, होमवर्क लिख लीजिए। मॉड्यूल जो स्मार्ट प्रेप एकेडमी का ना पैकेज, वो चैनल पे टेलीग्राम पे, उससे आप आज जितना टॉपिक पढ़ाए हैं, जैसे कि एडिशन का, ठीक है, ये सारा सवाल आप बना के लाइएगा, 10-15 क्वेश्चन है दिया हुआ टॉपिक वाइज, उसको आप करके लाइएगा। ठीक है, यस सर। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए तब यहाँ रिकॉर्डिंग हम लोग बंद कर रहे हैं। लिख लिए है ना ये सब? यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए, ओके ओके ओके।